So hey guys, and once again welcome back to Pro Students. So as you can see in thumbnail, आज हम नोट मेकिंग और समराइजिंग दोनों को वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नोट मेकिंग से। तो सबसे पहले कि ये नोट्स होते क्या हैं, नोट्स क्यों बनाने चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नोट्स होते क्या हैं? नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स टू ऐड द मेमोरी। मतलब कि मेमोरी को वो सपोर्ट करने के लिए, हमारे ये जो वो याद रखने की क्षमता है, इसको सपोर्ट करने के लिए नोट्स हम बनाते हैं। और नोट्स हम यूजुअली कब बनाते हैं? जब हम किसी इंपॉर्टेंट बात को सुन रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम क्लास में हैं और हम लेक्चर सुन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके नोट्स लेंगे। और हम क्या करते हैं, किसी बुक को रीड करने के बाद उसके नोट्स लेते हैं, या फिर किसी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और मैगज़ीन को वो रीड करने के बाद उसके नोट्स लेते हैं। सो इसलिए इन सब चीज़ों में इन नोट्स लिया जाता है, ताकि फिर से हम जब अब उसको रिवाइज़ करना चाहेंगे तो हम उसको रिवाइज़ करने के लिए नोट्स को रेफ़र कर सकें। तो इसका एक और इफ़ेक्टिव थिंग ये है कि हम इसको कभी भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि ये हम इसको इतना एफिशिएंटली बनाएंगे कि हम इसको वो और भी ज़्यादा अपने डिज़ायर्ड वे से इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा हम इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने क्यों चाहिए? नोट तो हो गया कि शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड्स होता है हमारी मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन नोट्स बनाने क्यों चाहिए? नोट्स हमें इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि ये हमें इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में, जो कि हमने महीनों पहले सुनी या पढ़ी थी, उन इन्फॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करने में बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये हेल्प करता है। और नोट मेकिंग जो है यूज़फुल होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत सारा सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। वो हर सब्जेक्ट का जब रिवीजन करेगा तो हर सब्जेक्ट की ये बुक को पढ़ पाना शायद उसके लिए उतना पॉसिबल ना हो, लेकिन वो उसके नोट्स को रेफ़र कर सकता है। और एग्ज़ामिनेशन के टाइम भी हम सारे बुक्स को नहीं पढ़ सकते कि सारे बुक्स के सारे चैप्टर को पढ़े, लेकिन हम हर बुक के हर चैप्टर का नोट्स को आसानी से रेफ़र कर सकते हैं। और नोट्स बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं डिस्कशन करने में, कहीं पे ले जाने में, ऐसे लिखने में, या फिर ये रिलेशन को रिवाइज करने में एग्जामिनेशन से पहले। और ये हमें कोई भी ये पैसेज को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करता है। कैसे कैसे जैसे अगर हम कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, अगर हम उससे नोट्स बना लें और सिर्फ उसका मेन पॉइंट हम लिख लें, तो हमको पता चल जाता है कि इसका थीम क्या है और इससे हमें क्या समझना चाहिए। तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं हमको पैसेज समझने के लिए। और जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिक वे में, कि किस तरह से ये पैसेज हमको क्या कहना चाह रही है, उस थॉट को हम एक तरह से ये रीऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड नोट्स के, कि अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो हम एक अच्छा नोट्स बनाना चाहेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो सबसे पहला है कि नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर एक पेज का आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो आप नोट भी ये एक पेज का पढ़ाएं बना देंगे। आपको जब नोट बनाना है एक पेज के पैसेज का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 लाइन में बन जाना चाहिए। हम उसमें क्या करेंगे, मेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, और नोट फॉर्म वहाँ पे रहना चाहिए। नोट फॉर्म का मतलब होता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पॉइंट्स में रहनी चाहिए, और कंप्लीट सेंटेंसेस में नहीं रहनी चाहिए। कंप्लीट सेंटेंसेस में नहीं रहनी चाहिए, पॉइंट्स में रहनी चाहिए। और वहाँ पे लॉजिकल डिवीजन और सब डिवीजन हम कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का, फिगर्स, लेटर्स, डैशेस और स्पेस दे करके। अब हम डिविजन्स कैसे बनाएंगे उसमें? तो हम पहले मेन सेक्शन बना सकते हैं 1 2 3 करके। अगर हम कोई पैसेज पढ़ते हैं, जब आपने 10th क्लास में देखा होगा पैसेजेस को, 9th क्लास में पैसेजेस को देखा होगा, तो वो जो रहते हैं पैराग्राफ वाइज, उस पैराग्राफ को हम पहले जब एनालाइज करेंगे तो हर पैराग्राफ के मेन सेक्शन का हम 1 2 3 करके दे सकते हैं, और उसके सब सेक्शन का हम 1 2 3 रोमन नंबर्स में दे सकते हैं। और फिर सब सेक्शंस, मतलब कि ये जब हम उसका भी डिटेल करेंगे तो हम उसको वो ABC में दे सकते हैं। इसको हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। और नोट्स का एक और इफ़ेक्टिव चीज़ ये है कि जब हम एक लाइन इन नोट्स बना रहे होते हैं तो हम उसमें 2-3 लाइन को कंबाइन करके एक लाइन बनाते हैं, और उसमें हम डैशेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप NCERT अपने ये हॉर्नबिल बुक के पेज नंबर 91 को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें बहुत ही ये इफ़ेक्टिव तरीके से सारी चीज़ों को शो किया गया है। और नोट्स हम जब भी बनाते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि नोट्स जब हम दोबारा पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जब हम नोट्स बना रहे हैं और बुक पढ़ रहे हो तो उस समय तो हमको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नोट है, लेकिन अगर बाद में हम उसको पढ़ेंगे तो उसका कुछ सेंस ही ना बने। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नोट्स रहना चाहिए ताकि जब हम उसको बाद में पढ़ें तो उसका कुछ सेंस बने। ओके, अब हम देखते हैं कि एब्रीविएशन और सिंबल्स क्या होता है। ये आपके NCERT बुक में भी होगा कि एब्रीविएशंस और सिंबल्स का भी यूज करना चाहिए। ये जब हम एक इफेक्टिव नोट का बात करते हैं तो उसमें एब्रीविएशन और सिंबल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप हर पैराग्राफ के
नोट्स में, एक पैराग्राफ के नोट्स में अगर आप हर में एब्रीविएशन और सिंबल का यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा जो है आपका बहुत ही कम टाइम में नोट्स बन जाएगा। अब एब्रीविएशन होता क्या है? एब्रीविएशन के मेनली 3 ग्रुप्स हैं। अब इनमें से पहला है एक्रोनियम्स, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन और तीसरा है शॉर्ट फॉर्म्स। तो पहला हम देखेंगे एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स वो होता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर को हम पीएम लिख देते हैं तो वो क्या हो गया? एक्रोनियम हो गया। वो कैपिटल इनिशियल जो लेटर रहता है उसको लिख दिया जाता है। कैपिटल लेटर जो इनिशियल रहता है दोनों का या फिर पूरे इस सेंटेंस का जो कैपिटल रहता है वो हम लिख देते हैं। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो हम इसको क्या लिख देंगे? NHRC। तो क्या हो गया कि हम इनिशियल कैपिटल लेटर्स को लिख रहे हैं। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है कि पहले कुछ जो वर्ड्स होते हैं, पहले कुछ वर्ड्स को उठा लिया जाए। जैसे कि कैप्टन में हम CAPET लिख दें, गवर्नमेंट में GOVT लिख दिए, कंपनी में CO लिख दें और उसके बाद डॉट दे दें। और फिर डॉट देने का भी एक प्रोसेस होता है कि कब हम डॉट्स दे सकते हैं और कब डॉट्स नहीं दे सकते हैं। जैसे कि एब्रीविएशन में डॉट यानी कि फुल स्टॉप तब दिया जाता है जब वो वर्ड के लास्ट लेटर से एंड ना होता हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंपनी है तो CO उसके बाद डॉट, मतलब कि ये वाई से एंड नहीं हो रहा है इसीलिए यहाँ पे डॉट दिया गया है, नहीं तो यहाँ पे डॉट नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट में यहाँ T से एक ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी ये डॉट नहीं है। वही अगर हम GOV सिर्फ लिखते तो उसके बाद हमको डॉट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए ये जब वो लास्ट लेटर रहेगा एंड में किसी भी एब्रीविएशन में तो वहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा और अगर नहीं रहेगा तो लगेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स क्या होता है, जो कि एब्रीविएशन का ही एक पार्ट है। शॉर्ट फॉर्म्स वो होता है जो कि हम फर्स्ट और लास्ट लेटर लिख के एब्रीविएशन बना देते हैं। जैसे कि लिमिटेड, तो हम इसका क्या लिख दिए? LTD, L शुरू से लिए और D लास्ट से लिए। मिस्टर, M शुरू से लिए, R लास्ट से लिए। डॉक्टर, D शुरू से लिए, R बाद से लिए। और जैसे रिटायर्ड क्या हुआ? R शुरू से, D कहाँ से लिया गया है? लास्ट से लिया गया है। ठीक है। और फिर होता है, हमने क्या क्या देखा था कि क्या क्या होना चाहिए? एब्रीविएशन और सिंबल्स को फ्रीली यूज करना चाहिए। तो एब्रीविएशन तो हमने 3 टाइप का देख लिया कि एक्रोनियम्स, कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्ट फॉर्म्स। तो अब बात करते हैं कि सिंबल्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो हम 2 तरह के सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है यूनिवर्सल सिंबल और दूसरा होता है मैथमेटिकल सिंबल। यूनिवर्सल सिंबल में आता है एंड हो गया, परसेंटेज हो गया, और इसलिए हो गया, डेटिज हो गया, जो कि ई के बाद डॉट और फिर जी के बाद डॉट, और तो इसको वो डेटिज के लिए ये रेफ़र किया जाता है। फिर आता है मैथमेटिकल सिंबल्स, तो जैसे कि लोअर दें एन या फिर एड ग्रेटर दें एन, और फिर एड इसको हम और के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एट द रेट इस, ये सारे जो होते हैं ये सिंबल्स होते हैं मैथमेटिकल। और हमको जब इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग का बात हो तो आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इनको ओमिट करना रहता है, यानी कि छिपाना रहता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, तो अगर मैं इसका नोट बनाऊंगा तो जो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, नोट मेकिंग ये यूज़फुल स्किल, तो हम सीधे लिखेंगे नोट मेकिंग और सिर्फ यूज़फुल स्किल डैश दे के यूज़फुल स्किल, और ईज का, ये का, इन सब का यूज़ हमको नहीं करना है। तो वो इस तरह से आपको बनाना है। अब आते हैं कंक्लूजन का नोट्स पे। तो नोट मेकिंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्किल है, और नोट्स जो है हमारे एकेडमिक लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट हमारे स्कूल और बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा बहुत सारे प्रोफेशंस में। जैसे कि अगर आप जर्नलिज्म में जाते हैं तो वहाँ पे ये आपने देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो अभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आ गया है, लेकिन अभी भी जब न्यूज़पेपर के लिए ये लिखना रहता है तो वहाँ पे सिर्फ जो वो बोला जा रहा होता है उस कॉन्फ्रेंस में उसके नोट्स बनाए जाते हैं, यानी कि मेन पॉइंट्स लिखा जाता है और फिर उसको सेंटेंस का रूप दे करके ये छाप दिया जाता है अखबार में। इसलिए आपने कभी बहुत बार सुना भी होगा कि मेरे बातों को मैनिपुलेट कर दिया गया है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चूँकि मेन पॉइंट्स लिया गया है, तो बाद में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। ठीक है। अब आते हैं कि नोट्स बनाने के कुछ टिप्स जो कि आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है कि रीड कीजिए, पहले एक पैसेज को रीड कीजिए। जैसे कि ये अगर कोई पूरा का पूरा दिया गया है तो उसमें सिर्फ एक पैसेज यानी कि एक पैराग्राफ को रीड कीजिए। ठीक है। और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है। जब आप उसमें इंपॉर्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरलाइन कर लेंगे, तो उनका सब हेडिंग सोचना है कि ये किस बेस, उसका जो थीम है, उसका जो मॉडल है वो किस पे है, वो किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन सी बात हर
पैसेज में जो होता है कोई एक ऐसा चीज़ होता है जिस पे कि फोकस किया जाता है आपको, और वो उसी में होता है, तो आपको उसको बस ढूंढना है और फिर उसका सब हेडिंग्स बनाना है। जैसे कि जो जो आपने मेन पॉइंट अंडरलाइन किया है उसको उसके नीचे लिख देना है। और पैसेजेस जो होते हैं उसको वो सारे पैसेजेस को आपको सेम वेम करना है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप पूरा का पूरा पहले पढ़ लीजिएगा उसके बाद, नहीं, आपको हर एक पैराग्राफ के बाद क्या करना है, हर एक पैराग्राफ का नोट्स बनाते जाना है। तो इससे आपको क्या होगा कि बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप पूरा थीम समझ लेंगे तो फिर आप पैराग्राफ 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में पूरी बात जा चुकी है। तो आप हो सकता है कि इस पैराग्राफ का इस पैराग्राफ से भी रिलेट कर दें और इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। और हेडिंग आपको बाद में देना है, जब पूरे पैसेज का सब हेडिंग सब हेडिंग ये दोनों चीज़ हो जाए और पूरा पैसेज का नोट कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको हेडिंग देना है। क्यों? क्योंकि उससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो थीम है, जो मॉडल है, जो वो रहना चाहिए हेडिंग, वो हमारे सामने आ जाता है, फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। नहीं तो अगर आप शुरू में देना चाहेंगे तो हो सकता है कि आप एक गलत हेडिंग चूज़ कर लें। उसके बाद आइडेंटिंग अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं और उसमें टाइप करते हैं तो आपको पता होगा आइडेंटिंग क्या होता है। ये होता है स्टेट केस पोजीशन में आपको लिखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे दिया गया है पैराग्राफ, ठीक है, ये मान लेते हैं एक पैराग्राफ है और एक पूरा पैसेज है, 2 पैराग्राफ का एक पैसेज दिया हुआ है। तो ये पहला पैराग्राफ का मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो इसका मैं पहले सब हेडिंग दूंगा। उसके बाद मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन किए होंगे, तो उन पॉइंट्स को जो मैं लिखूँगा, जैसे कि पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट 2 को जो लिखूँगा तो उसको वो ऐसे लिखूँगा। ये हो गया सब हेडिंग। उसके बाद इसके नीचे हो गया अब सब हेडिंग। तो इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी, यानी कि स्टेयरकेस पैटर्न, यानी कि सीढ़ियों के जैसे आपका पैटर्न होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ 5 पैराग्राफ है, और ये पूरा पैसेज आप खुद से बना सकते हैं। ओके, अगर आप पूरा पैसेज नहीं बना पा रहे हैं तो आप फिर इसको आंसर भी जो है PDF में दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं कि यहाँ पे है, तो इसका मैं इस पहले तो मुझे क्या करना होगा, पहले ये मुझे इस पूरे का एक टाइटल देना होगा। क्या देना होगा? टाइटल देना होगा। लेकिन ये टाइटल मैं क्या करूँगा, बाद में दूंगा, जब मैं सबका अब बना लूँगा तब मैं दूंगा टाइटल। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हेडिंग सोचेंगे। तो मान लीजिए अगर मैंने इसमें कुछ हेडिंग सोचा, तो उस हेडिंग को मैं क्या करूँगा, उस हेडिंग को मैं यहाँ लिखूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेडिंग को लिखूँगा। उसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स सोचा। मैंने इसमें क्या क्या कुछ पॉइंट्स सोचा कि जैसे मान लीजिए ये क्या है कि ए गुड बिजनेस लेटर इज़ वन दैट गेट्स रिजल्ट। द बेस्ट वे टू गेट रिजल्ट इज डेवलप ए लेटर दैट इट अपीयरेंस स्टाइल एंड कंटेंट। तो इसमें क्या हो गया कि बेस्ट वे क्या है, अपीयरेंस स्टाइल कंटेंट कन्वेंस इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली। मतलब कि ये कंटेंट और इन्फॉर्मेशन और स्टाइल और अपीयरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो उसको अगर मैं सब हेडिंग में लिखना चाहूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, सब हेडिंग तो मैं इसका एक चूज़ कर लूँगा। जैसे कि गुड बिजनेस है तो गुड बिजनेस लिख देता हूँ मैं सब हेडिंग। और उसके बाद पॉइंट्स में ले लेता हूँ कि कंटेंट और अपीयरेंस और स्टाइल जो है वो अच्छा रहना चाहिए। ये तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका यहाँ पे लिखूँगा गुड लेटर। इसके ठीक नीचे क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसके ठीक नीचे यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा जो भी मेरे पॉइंट्स होंगे उसको। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। नहीं तो आप PDF में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप उस एग्जाम्पल को भी चेकआउट कर लीजिए एक बार। ओके, अब हम देखते हैं कि समराइजिंग क्या होता है। तो समराइजिंग जो है नोट मेकिंग को ही फॉलो करता है। समराइजिंग में आपको क्या करना पड़ता है कि सिलेक्ट करना पड़ता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल सोर्स से, जैसे कि हम नोट मेकिंग में भी करते हैं। उसके बाद उसको एनालाइज करना पड़ता है। दिस इज डन बाय एनालिसिस द पैराग्राफ पैसेज इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट ए प्लान ऑफ राइटिंग। यानी कि आपको एनालाइज करना है किसी भी ओरिजिनल सोर्स को। जैसे कि हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि इसको हमको समरी बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले एनालाइज करेंगे। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और समरी में जो रहता है मेन आइडिया रहना चाहिए, ओरिजिनल के जैसा ही मेन आइडिया रहना चाहिए। और इसमें हमको प्रिसाइज वे में प्रेजेंट करना रहता है। प्रिसाइज इसका मतलब क्या होता है, एकदम सटीक, एकदम पूरी तरह से अच्छे तरीके से आपको अपना एक्सप्रेशंस को देना रहता है। और डिफरेंस क्या होता है नोट और समराइजिंग में कि
नोट्स और समराइजिंग में सबसे मेन डिफरेंस यही है कि नोट्स में आपको क्या करना रहता है, डैशेस का इस्तेमाल करके, सिंबल्स का इस्तेमाल करके, एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करके बनाना रहता है, लेकिन समराइजिंग ये सब नहीं करना रहता है। ऑल द नोट और समराइजिंग दोनों ही छोटे छोटे होने चाहिए। समराइजिंग में क्या होना चाहिए, 100 वर्ड्स के अंदर ही रहना चाहिए, और नोट्स भी जो है 10, 12, 13 लाइन के अंदर ही रहना चाहिए। बट इन दोनों में यही डिफरेंस है कि नोट्स में हम एब्रीवेशंस, सिंबल्स और वर्ब को नाउन बना के यूज करते हैं, लेकिन समराइजिंग में हमको फुल सेंटेंसेस लिखना पड़ता है, फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशंस हो गया, कंजक्शंस हो गया, इन सब को डिनाई करते हैं, लेकिन इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो इसमें भी डिनाई कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे नहीं कर सकते हैं। और फिर हम परफेक्ट समरी कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको अंडरलाइन कर लेना है इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को, उसके बाद उसको लिख लेना है, और वर्ब्स को जो है कम करना है, यानी कि ये संक्षेप में लिखना है। संक्षेप में लिखने का मतलब क्या हुआ, कि ये उसको वो हम कम में लिखने का कोशिश करेंगे, और अवॉइड करना है एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस और रिपीटेशंस को। जैसे कोई पैसेज दिया गया है तो उसमें तो एग्जांपल दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशंस दिया जाएगा कि कैसे क्या हुआ। समरी बनाते वक्त हमको उन सबको डिनाई करना रहता है, उन सबको छोड़ देना रहता है। और 120 वर्ड्स के अंदर ही आपका समरी होना चाहिए, यानी कि ये 12-13 लाइन्स के अंदर ही होना चाहिए। 120 वर्ड्स तो फिर भी ज़्यादा हो गया, आपको 100 के अंदर ही रहना चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ड फॉर मैनी, ये जो होता है इसको अनेक शब्दों के एक शब्द ऐसा करके आपने सुना होगा, तो इसको आपको यूज़ करना रहता है 1 वर्ड फॉर मैनी। जैसे कि यहाँ पे अब हम एग्जांपल देते हैं कि है, चिल्ड्रेन हु शो इंटेलिजेंस फॉर बियॉन्ड देयर एज ऑफन टर्न आउट टू बी मेडिक्योर इन एडल्ट लाइफ। मेडिक्योर का मतलब होता है नॉर्मल, साधारण। तो बच्चे जो कि इंटेलिजेंस अपना उम्र से पहले ही शो करने लगते हैं, वो ऐसा ऑफन यानी कि अधिकतर होता है कि एडल्ट लाइफ में जाकर जब वो जवान हो जाते हैं तो वो साधारण निकलते हैं। शुरू में तो वो इंटेलिजेंट रहते हैं, लेकिन बाद में वो साधारण निकलते हैं। अब हम इसके लिए कि जो बच्चे अपने एज से पहले इंटेलिजेंस शो करने लगते हैं, उसको वो इन शब्दों में लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम 1 वर्ड फॉर मीनिंग का यूज़ करें तो यहाँ पे ए प्रोकोसियस सेम मीनिंग देता है कि वो बच्चा मतलब कि वो अपना एज से पहले एज शो कर देता है इंटेलिजेंस। प्रिकोसियस का वही मतलब होता है कि ये प्रिकोसियस चिल्ड्रन ऑफन टर्न आउट टू बी मेडिक्योर इन एडल्ट लाइफ। जो बच्चे अपनी उम्र से पहले इंटेलिजेंस शो करते हैं, वो बड़े होने पे साधारण निकलते हैं। तो इसीलिए एक और टिप कि आपको अपना वोकैबुलरी जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं नोट्स और समरी को। नोट्स तो फिर भी बहुत अच्छे से बन सकता है, लेकिन वोकैबुलरी के बिना आपका समरी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप नोट्स और समरी बनाइए। आई होप कि आप बहुत अच्छा नोट्स और समरी बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।